सबसे पहले तो ये है कि आपका बहुत शुक्रिया, चले आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, आपने टाइम निकाला है। कल जैसा ग्रुप में हमने अर्ज़ किया था कि अगर आप थोड़ी प्रिपरेशन कर लें, कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो कि जो बच्चे पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में MBBS की डिग्री लेने के लिए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, तो अगर आपने किसी दोस्त ने उसकी प्रिपरेशन की है तो मैं हाज़िर हूँ, फिर वहीं से हम बात निकाल लेंगे। सर, मैं आपसे एक गुज़ार हूँ एक सवाल के लिए कि सबसे पहले क्लाइंट सेटिस्फेक्शन मांगता है कि भाई चूँकि हमारा एक डिस्टेंस है, ठीक है, उस डिस्टेंस की वजह से सबसे पहला सवाल वो यही करते हैं कि कहीं हमारे साथ कोई दो नंबरी ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, यानी वो अपनी सेटिस्फेक्शन लेता है। उस सेटिस्फेक्शन के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी का क्या प्रूव है, हमारी एम्बेसी है, हमारी जो है वो यानी कंसल्टेंसी है, एजेंसी है, या हम बतौर एजेंट हैं, या हम किस के तौर पे हम अपने आप को उनके सामने बतौर सबूत दें? देखें जी, पहली बात तो ये है, इसमें दो तीन चीज़ें जो है ना वो जवाबात मांगती हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पोजीशन क्या है, हम कौन है समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए। मैं अजमाली से एक खाका खींचता हूँ कि समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट 1930 में बनने वाली सेंट्रल एशिया की सबसे पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसको अगर आप गूगल पर सर्च करें तो सेंट्रल एशिया में 5 से 6 कंट्रीज़ आते हैं, ये सबसे पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी थी। 1930 से लेके अब तक 91 मगर 91 ईयर से 90 सालों में यहाँ कोई एक सिंगल दूसरी फैकल्टी एग्जिस्ट नहीं करती। 100% ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 7000 यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। जब हम गए थे आज से 1 साल पहले यूनिवर्सिटी के पास, तो हमने इन्हें कहा था कि चाइना में चूँकि स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किर्गिज़स्तान में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक फैकल्टी शुरू करें, तो आप उनको MBBS करवाया करें। उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। अगर ये ज़िम्मेदारी आप उठाते हो, जो हमें प्रपोज़ल दे रहे हो, आप हमें टीचिंग फैकल्टी पाकिस्तान से ला कर दो, हमने यहाँ बच्चों ने खाना भी खाना है, शेफ़ पाकिस्तान से ला कर दो, यहाँ हॉस्टल वार्डन भी चाहिए, हॉस्टल की टीम पाकिस्तान से ला कर दो, एक पूरी फैकल्टी हम पाकिस्तान फैकल्टी के नाम से शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको संभालना आप नहीं है। हमने कहा जी हम ठीक है, हम एग्री करते हैं। दूसरी तरह से ये इंटरनेशनल फैकल्टी जी, ये पाकिस्तान फैकल्टी है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा अच्छा हमें कैसे पता चलेगा, आप 1 साल तो यहाँ आएंगे, 100 स्टूडेंट ले आएंगे, 200 ले आएंगे, और स्टूडेंट को बीच में छोड़ के चले गए, तो पाकिस्तान तो इस्लामाबाद गवर्नमेंट जो है वो तो हमसे तौरुज़ करेगी, गिला करेगी कि हमारे बच्चे रूल रहे हैं यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ कम यकीन है, आप इस तरह करें कि ये जो हमारे हॉस्टल पड़े हुए हैं ना, बिल्डिंग पड़ी हैं, इसमें आप $1 लाख इन्वेस्ट करें, ताकि हमें पता हो कि अगर आप पाकिस्तान से स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हो तो आप उनकी डिग्री भी मुकम्मल करवाएंगे। जी सर, जो हमने इन्वेस्ट किया है वहाँ पे उसकी हमारे पास कोई, जी मेरी बात सुन लीजिए इंशाल्लाह। हमने कहा ठीक है। उन्होंने हमें 100 स्टूडेंट के लिए कहा कि आप ले आएँ यहाँ पे और $1 लाख इन्वेस्ट कर दें यहाँ पे। हमने कहा ठीक है। हम वहाँ पर 400 स्टूडेंट्स लेकर गए, वो $4 लाख इन्वेस्ट कर चुके हैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास 3 हॉस्टल बिल्डिंग हैं जिनको अरसल एजुकेशनल सर्विसेज ने प्रिपेयर किया, रेनोवेट किया है, और हमारे पास 400 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और $4 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद। अब इसका सबूत $4 लाख, ये इंटरनेट का दौर है, आसान है। हर एडमिशन लेटर के ऊपर प्रोरेक्टर साहब जो फॉरेन अफेयर के डायरेक्टर हैं उनका फ़ोन नंबर तक लिखा होता है, जो वो फ़ोन नंबर जो है वो टेलीग्राम पर भी चलता है, व्हाट्सएप पर भी चलता है। और वैसे उन्होंने जब मैं आज से 2-3 महीने पहले दोशंबे ताजिकिस्तान में गया था, तो तब तक हमारी इन्वेस्टमेंट को $3 लाख की थी, शायद $2.5 लाख की। तो उन्होंने मुझे एक्नॉलेजमेंट यूनिवर्सिटी ने लिख कर भी दिया था, एक लेटर बना के, कि अरसल एजुकेशनल सर्विसेज आपने हमारे पास अब तक $3 लाख आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, और आप हमारे पास 300 से ज़ायद स्टूडेंट्स ला चुके हैं। अब वो चूँकि 400 स्टूडेंट्स हो चुके हैं और इन्वेस्टमेंट 4 लाख हो चुकी है। पाकिस्तान में आप सोल हैं, आपके सिवा कोई समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं करवा सकता।
अगर कोई आपको कह रहा है कि मुझे फ़लाँ बंदे ने ये कहा है, तो आप समझ लीजिए वो आपको अगर आपसे गलत बयानी कर रहा है। हम वहाँ पर स्टूडेंट्स को इस वक्त हमारे पास 30 पाकिस्तानी टीचर्स हैं, 30 पाकिस्तानी टीचर्स जो पाकिस्तान से गए हैं, जिनके अपने MBBS मुकम्मल हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल है। कुछ ने अमेरिका का USMLE का एग्ज़ाम पास किया, कुछ ने प्लैब का किया हुआ है। जो पाकिस्तान में फ़ॉरेन से डिग्री लेकर आए थे, उन्होंने यहाँ पे NEB PMDC का टेस्ट होता था, वो क्लियर किए हुए हैं। हमारे पास कोई भी सिंपल MBBS जो ग्रेजुएट है वो टीचर नहीं है। कम से कम मास्टर डिग्री होल्डर हमारे पास वहाँ टीचर्स हैं, 30 पाकिस्तानी टीचर्स हैं हमारे पास। और फैकल्टी का ये आलम है, जैसे पहले अर्ज़ किया कि है ही पाकिस्तान फैकल्टी, इसको ये खाकसार जिसकी ये वीडियो बन रही है मैं हेड करता हूँ। अरसल एजुकेशनल सर्विसेज का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से मैं उसको देखता हूँ। तो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो यही इंफॉर्मेशन है। इससे हट के अगर कोई मिलती है तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, अगर कुछ उसमें वजाहत तलब हो तो मैं वो भी कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स के सेटिस्फेक्शन क्या है? हमारी सेटिस्फेक्शन और स्टूडेंट्स के सेटिस्फेक्शन सिर्फ ये है कि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो पहले PMDC था, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, और अब PMC है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। हमारे 90% स्टूडेंट्स दूसरे कंट्रीज से ग्रेजुएट होकर वापस पाकिस्तान आते हैं, लिहाजा उन्हें PMC का सामना करना पड़ता है। तो हमने ये देखना है कि PMC के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। पहली बात तो ये है कि जब PMDC थी तो उसने हमें कहा हुआ था कि आप बच्चों को वहाँ कौन सा सिलेबस पढ़ाएंगे, करिकुलम क्या होगा। हम उन्हें कहते थे आप बताएं कौन सा होना चाहिए। अगर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का हो जाए तो ठीक है, वो कहते थे ठीक है, हम कहते थे जी हम वही लेके चले जाया करेंगे। हमारे बच्चे आज भी पाकिस्तान से किताबें लेकर जाते हैं जो वहाँ पर पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स क्या है आपकी मालूमात के लिए, पूरी दुनिया में MBBS का सिलेबस ही सेम है। अफ्रीका में भी यही किताबें पढ़ी जाती हैं, अमेरिका में भी यही पढ़ी जाती हैं, इंडो पाक में भी यही पढ़ी जाती हैं। किताबें सेम है पूरी दुनिया में। हमारे स्टूडेंट्स बुक्स पाकिस्तान से लेकर जाते हैं। ये पहली एक तसल्ली थी PMDC के लिए, PMC के लिए। दूसरा उन्हें गुमान गुजरा कि वहाँ किस लैंग्वेज में आप पढ़ाते हैं। मैंने उस वक्त, मैं जियांगशू यूनिवर्सिटी चाइना की करता था, चाइना में जिनान सिटी में। मैंने कहा जी आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, PMC, उस वक्त PMDC थी। मैंने कहा PMDC किस लैंग्वेज में चाहती है कि उसके पाकिस्तानी नेशनल जो सिटीज़न है उनको पढ़ाया जाए। मैंने कहा आप कहेंगे तो आपके बच्चों को पश्तो में MBBS करवा दें, आप कहें तो आपके बच्चों को सराइकी में करवा दें, सिंधी में करवा दें। ये एतमाद इसलिए था कि हमारे पास सिंध इंटीरियर सिंध से तल्लक रखने वाले टीचर्स भी मौजूद थे, हमारे पास KPK के टीचर्स भी मौजूद थे जो पश्तो बोल सकते थे, हमारे पास पंजाबी टीचर्स भी मौजूद थे। लैंग्वेज बैरियर तो है नहीं वहाँ पर कोई। किताबें इंग्लिश में हैं, बच्चे पाकिस्तान से लेकर जाते हैं, लेक्चर तो इंग्लिश ही में होएगा, क्वेश्चन आंसर जो है वो पश्तो सराइकी में भी हो सकता है। तो लिहाजा वो था नहीं। PMC की रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश में MBBS पढ़ा होना चाहिए, आपका सिलेबस इंग्लिश में होना चाहिए। बाकी तो मैं ज़िमनन चला गया ना पश्तो सराइकी। तो कम अज़ कम FSC में 60% नंबर होने चाहिए। 60% से कम पे एडमिशन मत दो, ये वो हमें बाउंड करते हैं, हम नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद भी हर साल बच्चे आते हैं, वो कहते हैं मेरे 55% हैं, हमें एडमिशन दीजिए। हम उन्हें कहते हैं आपको पता नहीं PMC कहती है कि एडमिशन नहीं देना। वो कहता है मैं PMC को मानता ही नहीं। हम कहते तुम क्यों नहीं मानते, तुम पाकिस्तानी नहीं हो? कहता हूँ पाकिस्तानी, लेकिन मैंने MBBS करके वापस पाकिस्तान आना नहीं है। जब मैंने आना ही नहीं है तो मुझे PMC को फेस ही नहीं करना। और ऑल ओवर द वर्ल्ड UNO के 194 कंट्रीज़ उसके मेंबर मुल्क हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के। उसका इदारा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 194 मुल्कों को उसने रिकगनाइज़ किया, उसके कॉलेजेस को। पाकिस्तान को निकाल के, अगर आपके 60% से कम मार्क्स हों, पाकिस्तान को निकाल के बाकी 193 मुल्कों को कोई परवाह नहीं है कि आपका 33% भी हों। आप वो पासिंग मार्क्स देखते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 34% FSC में मार्क्स लेके अमेरिका का USMLE एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप 34% मार्क्स लेके बरतानिया का, ब्रिटिश का प्लैब का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये पाकिस्तान में NLE का नहीं दे सकते। ये कहते हैं कम से कम 60% होना चाहिए। तो आप उस स्टूडेंट से कह सकते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में नहीं आना चाहते तो आप लें एडमिशन, कोई मसला नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है। तो
हमें पीएमडीसी ने कहा 60 वाला होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए और किसी और लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, और आपकी स्टडी उस वक्त उन्होंने कहा कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। हमने तमाम उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया। यही वजह है कि जो बच्चे हमारे चाइना से उस वक्त ग्रेजुएट होकर आए, और वो सारे पाकिस्तान में ना सिर्फ इस वक्त अच्छे डॉक्टर हैं बल्कि बहुत सारे उन्होंने स्पेशलाइजेशन की भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने NEB का टेस्ट भी क्लियर किया हुआ है। जो गुफ्तगू आपसे हो रही है, जो गुफ्तगू आपने अपने क्लाइंट से करनी है, उसमें कहीं गी गा हो जाएगा नहीं है। उस सब में ये है कि हो चुका है, कर चुके हैं, ग्रेजुएट होकर आते हैं, आ चुके हैं, यहाँ प्रैक्टिस की इजाज़त होती है, कर रहे हैं, उनकी डिग्री एक्सेप्टेबल है, हो चुकी है, डॉक्टर बन जाते हैं, बन चुके हैं। हर चीज़ वो है जो प्रैक्टिस हो रही है और हो चुकी है। आप ना तो आसमान से ऊपर की कोई बात कर रहे हैं, ना ज़मीन से नीचे की कर रहे हैं जो ईमान बिल गैब के ज़िमन में आती हो। अजान हो जाए फिर यहीं से शुरू करते हैं। कह रहा था कि हमारा जो अब तक का 16-17 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ भी चीज़, अब जो ये डिग्री चूँकि 5 साल की होती है, लिहाजा इसमें फ्यूचर सेंटेंस कोई नहीं है कि हो जाएगा, गैब की खबर कोई नहीं है, ये सब माजी की खबर बन चुकी है। उस दिन मुबशर मेरा भतीजा है, ये बता रहा था, मुझे याद नहीं था, वो हमसे एक पाकिस्तान में किसी इदारे ने हमसे डेटा मांगा था कि अब तक कितने बच्चे आपने भेजे हैं पाकिस्तान से बाहर और कितने ग्रेजुएट होकर आए हैं। तो मुझे मुबशर ने बताया कि 2200 स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएट होकर डॉक्टर बन के पाकिस्तान वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 16-17 सालों में, मैं जब से हमने ये स्टार्ट किया हुआ है 16-17 साल से, तो ये डॉक्टर लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होना चाहिए। आप कुछ ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवा ही नहीं रहे कि भाई जिसमें कोई, हमने जैसे पहले अर्ज़ किया कि फ्यूचर की बात करनी होगी, अब ये सारा माजी का हिस्सा बन चुका है और हाल में प्रैक्टिस हो रहा है। पहले हम PMDC को फॉलो करते थे, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को। लास्ट ईयर, पिछले साल अक्टूबर में 23 अक्टूबर को मौजूदा गवर्नमेंट ने PMDC को ख़त्म करके, डिज़ोल्व करके एक नया इदारा बना दिया, उसका नाम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन रख दिया। सॉरी नहीं, कमीशन, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना दिया उन्होंने। और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने आते ही सबसे पहले ये किया कि उन्होंने कहा कि किर्गिज़स्तान कंट्री में जो भी पढ़ने के लिए जाएगा उसकी डिग्री हम पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी ब्लैक लिस्ट कर दिया पूरे मुल्क को उन्होंने, और चाइना को ग्रे लिस्ट में कर दिया। उन्होंने 3 बेसिकली कैटेगरी बना दी, ब्लैक, ग्रे और ग्रीन लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में किर्गिज़स्तान सिर्फ था पूरा कंट्री, और ग्रे में चाइना था, उज़्बेकिस्तान ग्रीन लिस्ट में था कि आप जब मर्जी वहाँ जाएं और जाकर आप पढ़ सकते हैं। उज़्बेकिस्तान की डिग्री पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है। उज़्बेकिस्तान कभी भी पाकिस्तान के जो नेशनल आपके इंस्टीट्यूट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कभी भी उनकी बैड लिस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रहा। तकरीबन 3-4 महीने ये ग्रे, ग्रीन और ब्लैक लिस्ट का मामला चला। उसके बाद ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्टूडेंट्स आपसे पूछेगा और मुमकिन है वो आपको बताए कि जनाब ऐसे नहीं ऐसे है, तो आपके इल्म में पहले होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो ग्रीन लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट थी उसको हमने ख़त्म करके हमने अब बना दिया है ABC कैटेगरी बना दी है। अब ABC कैटेगरी का पाथवे क्या है? अगर आप PMC की आप वेबसाइट पर चले जाएं तो वेबसाइट पे उन्होंने पाथवे बताया हुआ है कि अगर आप A है तो इसकी डेफिनेशन क्या है, A कौन है, कौन सी यूनिवर्सिटी A में होती है और कौन सी यूनिवर्सिटी B में होती है, ये बड़ी डिटेल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वर्ड्स में आपको बता देता हूँ। PMDC जब थी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, उसके नज़दीक आपके दूसरे मुल्क में पढ़ने जाने का क्राइटेरिया सिंगल था। वो ये था कि जहाँ पढ़ने जा रहे हो, अगर वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकग्नाइज्ड है तो आप वापस आओगे तो हम आपकी डिग्री को एक्सेप्ट कर लेंगे और हम आपका NEB का टेस्ट लेंगे आपसे। PMC ने कहा कि नहीं, हम अकेली WHO जो है ना, ये नाकाफ़ी है। 2014 में WFME, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, 1972 में ये इदारा बना था, फ्रांस ने बनाया। ये कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, ये एक प्राइवेट इदारा है। जैसे ताज भाई कुछ दोस्तों को साथ मिलाएं और कहें जी हम जो है ना, ये जो कॉमर्स कॉलेज है ना, इनकी रेटिंग बनाया करेंगे और देखेंगे उनकी स्टडी कैसी है।
और इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस लेवल पर चली जाए कि वो एक अथॉरिटी समझी जाने लग जाए। इसी तरह से 1972 से लेके, अब ये WFM में मेरे खफा ना हो जाए, कार्ड हो रहा है, 1972 से लेके 2014 तक, मैं पंजाबी में कहूँगा ताकि इनको समझ ना आए, 2014 तक किसी ने इन्होंने कहा ही नहीं पाया, किसी ने पूछा तक नहीं है कि तुम हो कौन। 2014 में इन्होंने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कन्विंस किया कि हजूर आप जब किसी को रिकग्नाइज करते हैं ना तो आप तो उसकी बिल्डिंगें देखते हैं, आप उसके लाइसेंस देखते हैं, आप उसकी मशीनें देखते हैं, एजुकेशन को कौन देखता है? तो लिहाजा आप हमारे साथ दोस्ती कायम करें, लव यू हो, हमें अपने साथ मिलाएं, जॉइंट वेंचर करते हैं, आप बिल्डिंगें देखा करें, हम स्टडी देखा करेंगे, एजुकेशन देखा करेंगे। तो WHO ने 2014 में WFME के साथ जॉइंट ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ किया। अब वो WHO ये कहता है अगर हमसे रिकग्नाइज होना है तो फिर WFME को भी फॉलो करो, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को भी। अब ये दो अथॉरिटीज़ होगी, WHO और WFME। एक तीसरी अथॉरिटी है ECFMG, एजुकेशन सर्कल ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ECFMG। उन्होंने कहा आपने बिल्डिंगें भी देख ली, मशीनें भी देख ली, लाइसेंस भी देख लिए, तालीम भी देख ली, एजुकेशन भी देख ली, तो जब बच्चे डिग्री लेकर आएंगे डिग्री को कौन चेक करेगा? तो उन्होंने कहा अब आप हमें भी अपने साथ दोस्ती में शामिल करें कि हम डिग्री चेक किया करेंगे। ये सरकारी इदारा है अमेरिका का, जो कि अमेरिका का USMLE का जो टेस्ट होता है उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी ECFMG से रिकग्नाइज हो, अदरवाइज आप USMLE का टेस्ट नहीं दे सकते। तो ये एक ट्राइका बन गई, ये 3 अथॉरिटीज़ बन गई। अब मुमकिन है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ये ABC ना बनाता, लेकिन WFME ने एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा PMC को कि अगर आप 2024 तक हमसे एक्रीडिशन आपने ना लिया तो हम आपके जो मुल्क के डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के किसी पूरी दुनिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, ना एग्ज़ाम दे सकेंगे, ना हम इनको लाइसेंस इशू करेंगे किसी दूसरी कंट्री में। लिहाजा 2024 तक आप हमसे एक्रीडिशन लें। अब PMC ने कहा कि जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, डिग्री लेते हैं, और अगर वो 2024 तक जो है उस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़कर आते जो ECFMG से या WFME WHO से एक्रीडेटेड है, तो उनको पूरी दुनिया में प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं मिलेगी, डॉक्टर समझा नहीं जाएगा दुनिया में, वो सिर्फ पाकिस्तान में डॉक्टर होंगे। तो जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दूसरे मुल्कों से पढ़कर आएंगे उनको भी उनके पर भी यही फार्मूला होगा, उनको भी USMLE देने की इजाज़त नहीं होगी, पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है ना। लिहाजा उन्होंने कहा जो बाहर से पढ़ कर आएँ उनके लिए भी यही शर्त रख देते हैं कि वो भी इन तीनों से जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी हो वहाँ पढ़ कर आएँ, ताकि उनके लिए हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट के डॉक्टर जहाँ भी जाएँ उनके लिए परेशानी ना हो। अब 2014 में बना WFME, मतलब उसका WHO के साथ हुआ, और जिन यूनिवर्सिटीज़ को कहा जा रहा था कि आप इससे एक्रीडिशन लो, वो कोई 1905 की बनी हुई थी, कोई 1930 की बनी हुई थी, और चाइना की कोई यूनिवर्सिटी 1895 की बनी हुई थी। अब वो कहें ये हम कल के जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, कल का इदारा है, इसके सामने हम पेश हों, वो इंसल्ट फील करते थे। चाइना जो अपने आप को सुपर पावर आप कह रहा है समझता है, उससे आप कहें कि आप फ्रांस के एक झेली इदारे के सामने अपनी फाइलें लेकर खड़े हो जो उसके दरवाजे पे, डेफिनेटली वो इंसल्ट फील करता है। उज़्बेकिस्तान का भी यही हाल था। 1930 की बनी हुई यूनिवर्सिटी थी ये, समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। ताशकंद मेडिकल एकेडमी जो ताशकंद में, वो 1916 की बनी हुई है। अब उन्होंने कहा कि जनाब हम WFME को क्या जानते हैं, हमारी तो कोई चीज़ रुकी भी नहीं है WFME की वजह से, प्रॉब्लम है, मसला है तो पाकिस्तान का, हमारा तो कोई मसला नहीं है। हमने उन्हें कन्विंस किया, रिक्वेस्ट की उनसे, उन्हें कहा कि आपका वाकई कुछ नहीं रुका हुआ, हमारा रुका हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे जब यहाँ पढ़ते हैं तो पाकिस्तान में उनके लिए मुश्किलात हो जाएंगे। ECFMG से समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक्रीडेटेड है, WHO से एक्रीडेटेड है। WFME का दफ्तर है कज़ाकिस्तान में, जो उज़्बेकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वही ताल्लुकात हैं जो हमारे इंडिया के साथ हैं। अब उनको ये कहें इस्लामाबाद को कि दिल्ली में भेजें अपने किसी साथी को जाके एक्रीडिशन लेकर आए, तो वो कहेगा हमने नहीं लेना, रहने दो, हम दिल्ली में क्यों जाएं। इसी तरह से था जब उनसे ये कहा जाता था कि आप कज़ाकिस्तान में जाएं, वो भी हमने कन्विंस किया, WFME में अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह WFME का 22 अगस्त को पहला डेलीगेशन समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में आ गया, उसने आकर सारा विज़िट किया, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। एक चेक लिस्ट दी, उन्होंने उसको फुलफ़िल करके वापस दे दिया।
उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया है कि हम 3 महीने में हम आपको एक्रीडिटेशन दे देंगे। तो ये इस वक्त जो एज़ पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ पीएमसी, जो पीएमसी का क्राइटेरिया था कि अगर आप WHO से हैं, मैं तीनों में से अगर आप 2 से एक्रीडेटेड हैं तो बी लिस्ट में हैं, और अगर आप तीनों से एक्रीडेटेड हैं तो ए लिस्ट में हैं, और अगर आप सिर्फ एक से एक्रीडेटेड हैं, एक यानी WHO से हैं, बाकी से नहीं, तो फिर आप सी लिस्ट में हैं। तो लिहाजा हमारी यूनिवर्सिटी इस वक्त बी लिस्ट में है, क्योंकि वो WFME से अभी एक्रीडेटेड नहीं है, वो 3-4 महीने तक आ जाएगी। अब बी सी का फ़र्क मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा, लेकिन सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अगर ए से पढ़कर आएंगे तो क्या एडवांटेज है, बी से क्या डिसएडवांटेज है। ए से एडवांटेज ये है कि आप ए से पढ़कर आएंगे तो आते ही यहाँ हौसला मिल जाएगी। बी का डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ जिस मुल्क से पढ़े हो वहाँ से भी हौसला करो और यहाँ आकर फिर हौसला करो, 1 साल ज़्यादा लगेगा आपको। सी का डिसएडवांटेज ये है सी वाला भी डॉक्टर, उसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो जब यहाँ पर आएगा, एक तो वहाँ हौसब करे जहाँ डिग्री ली, और यहाँ आकर हौसब से पहले टेस्ट देगा, जो BA वालों को बाद पहले टेस्ट दे और फिर इसको हौसब मिलेगी। ये फ़र्क हैं तीनों ही डॉक्टर, इसमें डॉक्टर होने में कोई फ़र्क नहीं है। तो दूसरी एक अहम बात जुड़ी हुई है जो मैं आपसे कहूँ, 5 साल जो बच्चा आज एडमिशन लेगा सी में, सी सबसे हम लो दर्जे की कैटेगरी समझते हैं ना, जो सी में एडमिशन लेगा वो 5 साल उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, तो मैं अर्ज़ करूँगा नालायक से नालायक यूनिवर्सिटी भी 5 सालों में इन 2 क्राइटेरिया को WFME और ECFME से एक्रीडेशन नहीं लेगी, नालायक से नालायक इदारा भी ले लेगा। तो जब 5 साल के बाद बच्चा आएगा तो ए से ही पढ़कर आएगा। ये वीडियो बन रही है, रिकॉर्ड में रहेगी। आज सी में भी एडमिशन लेने वाला जब डिग्री लेकर आएगा तो वो ए ही होगी, क्योंकि वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हाउ इज़ पॉसिबल कि वो इदारे जो हैं वो उनका ख्याल ना रखें। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो कीजिए। अच्छा, मेरे यहाँ पे एक दो सवाल हैं कि एक हम बी कैटेगरी में आ रहे हैं, हम बी में आ रहे हैं, वो इस वजह से कि जिसका भी आपने जिक्र किया WFME से WFME जो 1972 में हुआ था। अच्छा, हमारा इशू ये आ रहा है कि क्योंकि ये कजाकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में नो अथॉरिटी अच्छा, WFME बजाते खुद फ्रांस में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो है ना अपने सब ऑफिस बनाए हुए हैं, और वो सब ऑफिस जो हैं वो सपोज़ अब हमारा पाकिस्तान के लिए जो है, हम चाइना में भी ऑफिस है और सिंगापुर में भी है, तो वो जो सेंट्रल एशिया रीजन है उसका लोकल ऑफिस कजाकिस्तान में है जी। और हमारा उनके साथ इशू ये है, जैसे आपने कहा पाकिस्तान भारत वाला मामला, और 22 अगस्त को ये अब आए हैं। 22 अगस्त आपने जिक्र किया, इस साल नहीं बताया, यानी कि अभी नहीं इस साल रिसेंटली, हाँ जी, और 3-4 माह के अंदर शायद वो हो जाए। इनका टाइम है, कम से कम 4 महीने कहते हैं। इससे पहले जो भी डॉक्टर्स आ चुके हैं वो जारी बात है कि उन्होंने वो हाउस जॉब वगैरह वो उस तरह से की होगी जिस तरह आपने बताया कि उधर भी की होगी। नहीं, हम 2019 में पहली दफ़ा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लेकर गए हैं। अच्छा, 19 में हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि पीएमसी की अपनी उम्र अभी पूरा साल नहीं हुआ, इसकी अपनी एज अभी 9 महीने है सिर्फ। पीएमसी की जी जो इसको ये जो रूल है जी, ये रूल इंट्रोड्यूस हुए ही अभी 8-9 महीने हुए हैं। उससे पहले हम लोग पाकिस्तान मेडिकल उसको फॉलो करते थे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मेरे इसमें एक दो और सवाल हैं कि कुछ इसमें पर्सपेक्टिव हैं कि हमारा वहाँ पे जो स्टेटस है, एक हमें पता चला कि आपने पहली बारी बताया कि हम वहाँ पे गए हैं, उन्होंने बताया कि अगर आप ये प्लान लेके आ रहे हैं तो आप ही इसका रास्ता भी बताएं और ला के दें बिज़नेस, और पहले उन्होंने आपसे उसके हवाले से इन्वेस्टमेंट करवाई, वहाँ पे आप लोगों ने $1 लाख और फिर $4 लाख, 400 स्टूडेंट चले गए, ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, एक जो उसमें एक इशू आता है वो ये है कि हम जब यहाँ पे अपना कोई काम स्टार्ट करते हैं तो FIA को बाज़ औक़ात कोई प्रॉब्लम होती है, FIA विज़िट करता है, कुछ 1-2 दोस्त हैं जहाँ पे जिनको इस तरह से कोई लोग आते जाते रहते हैं, जैसे अपने अदनान रिन साहब हैं, उनके पास भी आए हैं कोई, जनाब जानते हैं उन्हें। अच्छा, अब वहाँ पे भी कोई ना कोई आता है, ठीक है, उसको करते हैं। इसमें कुछ हमारी लीगल प्रपोजिशंस ये होती हैं कि जब हम वहाँ पे हैं, क्योंकि उनका मेन कंसर्न ये होता है कि यहाँ से कौन लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनका हमसे डाटा शेयर करें क्या है और आपका क्या स्टेटस है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आया कि जो एग्रीमेंट आपका हुआ है यूनिवर्सिटी के साथ जिसके तहत आप वहाँ पे CEO हैं, आप क्या उसको फर्दर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं आगे? एक ये बात कि अगर वो अथॉरिटी उन्होंने आपको डेलीगेट की है
तो आप क्या ऐसा एग्रीमेंट में कोई क्लॉज मौजूद है कि आप फर्दर भी आगे डेलीगेट कर सकते हैं अपने भी आप कि आप हमें लेटर, क्योंकि हम तो समरकंद से नहीं ले रहे जी, ठीक होगा, हम समझ आपसे आया। लेटर लेंगे और हम आपसे लेटर लेके हम कोई बात करेंगे कि भी हमें यहाँ से हम कर रहे हैं और अरसल जो एजुकेशनल सेटअप है जो आपका वहाँ पे आप उसको डील कर रहे हैं, उनसे अथॉरिटी लेटर हमारे पास आ गया, तो आया कि उसके अंदर ये क्लॉज मौजूद है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर आपको पता है कि जो पेमेंट्स होती हैं आजकल, ज़ाहिर बात है जो पेमेंट्स हैं डॉलर्स में हैं और वो सारा कुछ है जो करना पड़ता है। जब मुल्क से डॉलर बाहर जा रहा होता है तो यहाँ पे वो डिपार्टमेंट की अट्रैक्शन आ जाती है, वो कहते हैं कि आपके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हो रही है और ये डॉलर यहाँ से बाहर जा रहा है। आया कि आजकल आपको पता है कि ये दूसरे जो मामलात हैं दहशतगर्दी के, उसके हवाले से भी वो एजेंसीज बड़ी विजिलेंट हैं, तो FATF के हवाले से भी मामलात आ जाते हैं। तो कहते हैं कि ये क्या स्टेटस है, कौन लोग हैं, इनका तमाम। अब तक 3 सवाल मुझे समझ आए हैं, अगर दौरान गुफ्तगू कोई एक रहा है तो मुझे दोबारा याद करवा दीजिएगा। पहला बात यह है कि FIA विजिट करती है और आकर पूछती है कि हाँ जी आप कौन हैं। पहली बात तो यह है कि आप उनसे दोबारा पूछें, FIA वालों से पूछें, उन्हें कहें सर मुझे पता नहीं था, मैं बैठ गया हूँ, मैंने बोर्ड लगा दिया एजुकेशन कंसल्टेंसी का, आप मुझे रहनुमाई करें कि मुझे किस इदारे से लाइसेंस लेना चाहिए ताकि मैं लाइसेंस ले आऊँ। तो अगर वो आपको कोई इदारा बताते हैं तो आप लाइसेंस ले लीजिएगा, अगर वो नहीं बताते तो उन्हें चाय के साथ बिस्किट भी खिलाइएगा। उन्हें कहेगा जब इदारा है ही नहीं पाकिस्तान में तो मैं किससे लाइसेंस लूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम आपको जो है अपनी अथॉरिटी जो है सबलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अरसल को छोड़िए, आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेशन लेटर मिलेगा। आप यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ लिख कर लगाएंगे कि यूनिवर्सिटी ने आपको अपॉइंट किया हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफिस हैं। आप अरसल का जिक्र ही नहीं करना, आपने छोड़ दें अरसल को। और जब आपकी वेरिफिकेशन के लिए वहाँ ईमेल आएगी या उन फ़ोन नंबर्स पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर कोई चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह वहाँ वो ऑन करेंगे आपको। आपका नाम जो है उस टेबल पर, उस लिस्ट पे मौजूद होगा जो उनके एडमिशन ऑफिस की पाकिस्तान में लिस्ट मौजूद है। तीसरा डॉलर्स वाली बात थी। डॉलर्स वाली बात यह है कि इंटरनेशनल रूल है, स्काई रूट्स के नाम से एक तंजीम है जो बरतानिया में, लंदन में एग्जिस्ट करती है, और वो IATA के साथ मिलके, जो इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंट्स हैं, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उसके साथ मिलके वो रूल्स बनाती है कि स्काई रूट्स ऑर्गेनाइजेशन कि भाई पूरी दुनिया में हमें किस क़वायद ज़ाबित के तहत सफ़र करना है। $10,000 तक आपको लीगल अलाउ है। इसमें UNO की जो 1955 की करारदाद है जनेवा कन्वेंशन की, एज़ पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ दैट ऑर्डिनेंस, आप $10,000 जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो लिहाजा उसमें कोई रोक टोक नहीं है हमारे सारे। अच्छा, दूसरी बात, पैसों का आपने कहा ट्रांजैक्शन होती है, निकलते हैं, नहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे काम में खूबसूरती यही है, हम बच्चों से ये कहते हैं कि बेटा हम आपको यूनिवर्सिटी के जस्ट मालूमात दे रहे हैं, आप उस मालूमात की तस्दीक वहाँ जाकर ख़ुद कीजिए। मैंने आपसे कहा मेरा नाम ज़ीशान है, मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है, रिजवान है, मैंने कहा है वहाँ 30 टीचर हैं, वहाँ 30 गिन लो जाके। मैंने कहा 4 पाकिस्तानी शेफ़ हैं, आप उनको देख लीजिए। मैंने अर्ज़ किया आपसे कि वहाँ 400 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे मिलिए, जाकर गपशप कीजिए। मैं ये सारी मालूमात देने के अगेंस्ट स्टूडेंट से ले तो कुछ रहा ही नहीं। हम तो $250 उससे अपनी वो मजदूरी लेते हैं जो उसका एडमिशन करवा रहे हैं, जो उसको वहाँ से वीज़ा अप्रूवल मंगवा कर दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी की फ़ी, हॉस्टल की फ़ी, मेस की फ़ी तो वो वहाँ जाकर ख़ुद पे करता है, हम तो पैसे ले ही नहीं रहे उससे। हमें जो यूनिवर्सिटी वहाँ से कुछ अगर इंसेंटिव हमें देगी तो वो उस वक्त देगी जब यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे स्टूडेंट जाकर जमा करवा देगा। जिस हॉस्टल की मैंने अट्रैक्शन की बात की है वो पहले सोएगा वहाँ जाकर, बाद में पैसे देगा सर। जिस मेस की मैं बात कर रहा हूँ वो वहाँ पहले खाना खाएगा जाके, उसके बाद उसका दिल चाहेगा ये इस काबल है तो वो $600 दे देगा 6 महीने का, नहीं कहेगा, बोले फ़ोन करेगा तार साहब मैंने नहीं वारा खाना, मैं बाद ही खाना है, मुझे नहीं अच्छा लगता आपका ये। तो पैसे हम ले ही कोई नहीं रहे, हमारे पास हमारे ऑफिस में पैसों की ट्रांजैक्शन है ही कोई नहीं, सिवाय $250 के जो उससे हम लेते हैं अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस की मद में। सर एक सवाल अभी का है रिसेंटली, ये जो अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट अभी कायम हुई है, तो ये कहा गया है कि उज़्बेकिस्तान में बहुत ज़्यादा तालिबान जो है वो चले गए हुए हैं, और ये काफ़ी कंसर्न है यहाँ के लोगों में, ये बात बन रही है कि पता नहीं अमन के हवाले से क्या सूरत हाल बनती है, या तालिबान के सिर्फ जाने से इंटरनेशनल क्राइटेरिया में इस यूनिवर्सिटी की वर्थ क्या बनती है। इस हवाले से ना ये रीसेंट सवाल पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ
अफ़गानिस्तान से तालिबान का काफ़ी रोक है। अफ़गानिस्तान का जो एक ही बॉर्डर लगता है उज़्बेकिस्तान के साथ, वो मज़ार शरीफ से है। मज़ार शरीफ से तिरमज़ में आप एंटर होते हैं। जब ये अफ़गानिस्तान का क्राइसिस शुरू हुआ है तो 350 लोग अब्दुल रशीद दोस्तम साहब की क़यादत में वो बॉर्डर क्रॉस करके उज़्बेकिस्तान में एंटर होने लगे। 350 इस वक्त जेल में हैं। अब्दुल रशीद दोस्तम साहब चूँकि लीडर हैं, वो मेहमान खाने में हैं, तो किसी की जरूरत नहीं है उज़्बेकिस्तान में एंटर हो सके। एक त्यारा ने एंटर होने की कोशिश की थी, वो मार गिराया था उन्होंने उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान में जितनी ऊंची मैं आपसे तकरीर कर रहा हूँ, इतनी ऊंची बात करने की इजाज़त नहीं है। थप्पड़ मारना, गोली चलाना तो दूर की बात है। मुझे 2012 से मैं उज़्बेकिस्तान में जा रहा हूँ, आज तक मैंने बंदूक नहीं देखी वहाँ पे, पुलिस के हाथ में भी नहीं देखी। एक डंडे की पावर इतनी है कि मिनिस्टर आ रहा हो और पुलिस वाला ये वो डंडा सिर्फ जो उसके हाथ में है वो ऐसे कर दे, तो मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं है नीचे आकर पूछ ले कि भाई आपने ट्रैफिक क्यों रोकी है, हम तो आधे घंटे से यहाँ रुके हुए हैं। इस्लाम करीमोव जो वहाँ के कायदे आज़म हैं, जिन्होंने उस मुल्क को आज़ादी दिलाई है, कोई वो बेटा नहीं था, कोई ज़्यादा औलाद, एक सिंगल बेटी है उनकी, एक बेटी सिर्फ, और उस पर करप्शन के चार्जेस लगे थे। उन्होंने कहा था आप इसको ट्रायल कीजिए। कोर्ट ने साबित किया कि ये गिल्टी है। इसने लाइब्रेरी बनाने में उनकी ज़िंदगी में 13 साल उसको कैद हुई, 6 साल उनकी ज़िंदगी में जेल में रही, और जब उनका इंतकाल हुआ 2016 में तो जेल से अपने बाबा को देखने के लिए आई। आज भी जेल में, अभी 1 साल कैद का रहता है उसका। ये लॉ एंड आर्डर हैं उस मुल्क के। मेरे बच्चे अमेरिका में रहे हैं, ये मेरा भतीजा है, इसको इसके इल्म में है। मेरे बच्चे अमेरिका में रहे हैं, फिर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान से वापस अब उज़्बेकिस्तान में रहते हैं, समरकंद में। मेरे बच्चे कहते हैं बाबा जो सुकून हमने समरकंद में उज़्बेकिस्तान में देखा, ये अमेरिका में भी नहीं देखा। जो इत्मीनान हमें यहाँ पर सिक्योरिटी जो हमें वहाँ पर है, इम्पॉसिबल, किसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। रात के 3 बजे खातून सड़क से आ रही हो और इधर से बार से क्लब से ड्रंक हो के 3-4 लोग निकलें, तो लड़की उधर से ही आती रहेगी, वो ड्रंक जो है अपना रास्ता चेंज कर लेंगे कि कहीं मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आ जाए। इतना खौफ है और इतनी सिक्योरिटी है वहाँ पे। तो प्यारे भाई, उज़्बेकिस्तान में किसी दूसरे मुल्क की तरफ से एंट्रेंस वो बर्दाश्त ही नहीं करते। 6 मुल्क हैं सेंट्रल एशिया में, 6 कंट्रीज़। सबसे आइडियल सिस्टम उज़्बेकिस्तान का समझा जाता है। सऊदी अरब में क्राइम रेट है, अभी गूगल आप सर्च करके देख लीजिए, सऊदी अरब का क्राइम रेट जो है 4.75 है, उज़्बेकिस्तान का 2.15 है। जहाँ हाथ कटते हैं, गर्दनें कटती हैं, वहाँ 4.75 है, और जहाँ सिर्फ एक स्टिक नज़र आती है सड़क पे, वहाँ 2.15 है। सऊदी अरब से कम क्राइम रेट है उज़्बेकिस्तान का। किसी के ज़हन में कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है तो काइंडली पूछिएगा। नवीद साहब। सर जी, छोटी सी चीज़ ये कंफर्म कर दें, पीएमडीसी को गवर्नमेंट ने ऐसे क्या चीज़ फील की कि उसको पीएमसी करना पड़ा, उसको चेंज करना पड़ा या रूल्स चेंज करना पड़ा? हाँ देखें, ये मौजूदा गवर्नमेंट ही बता सकती है, हम तो उसमें कोई नहीं। हम देखें, बस उन्हें लगा होगा जी कि पीएमडीसी नहीं सही काम कर रही, उन्होंने पीएमसी बना दिया। अब हमारी जिम्मेदारी ये थी, चूँकि हम जो काम कर रहे थे, जो एक्टिविटीज़ थी, वो सारी इस इदारे से रिलेट करती थी। हम पहले पीएमडीसी को फॉलो करते थे, अब हम पीएमसी को फॉलो करते हैं और हम इसका एहतराम करते हैं। हमारा एक देखिए रियासती इदारा है ना जी। अब मैंने अर्ज़ किया कि पीएमसी ने इस हद तक तो बेहतर किया ना, जो बाहर जाने वाले बच्चों के साथ, कि यार ये लिस्ट पे ये क्राइटेरिया है, इसको फॉलो करते हुए तुम आओ, ताकि तुम्हारी डिग्री पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो। तो हमें पीएमसी का एहतराम करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। इस वक्त हम ए में आते हैं कि बी में हैं? नहीं, हम इस वक्त बी में हैं, बी में हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि एक तो हम इसी साल ए में आ जाएंगे, और कुछ अगर स्टूडेंट आपसे कहता है नहीं जी मैंने जाना ए लिस्ट में है, तो हमारे पास ए लिस्टेड यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जो इस वक्त ए में है, लेकिन वो ताजिकिस्तान में दुशंबे कैपिटल में है। तो एविसिना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एविसिना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो इस वक्त ए लिस्ट में है, और वो भी हमारे पैनल पे है। उससे भी हमने को 100 सीट्स ली हुई हैं, वहाँ भी हमारा हॉस्टल में सपना ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन समरकंद की बात और है कि यहाँ चूँकि एक बड़े प्यार और मोहब्बत से हमने एक सेटअप बनाया हुआ है, 30 पाकिस्तानी टीचर्स हैं, और अब तो मेरा सेकंड होम भी है, मैं चूँकि रहता भी उधर ही हूँ।